हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल कमोत्सव में। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं रसायन विज्ञान की पहली क्लास और पाठ 1 विलयन। आज इस पाठ में हम सभी बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को देखेंगे। वह सभी प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पिछले 20 सालों में आ चुके हैं और कुछ अतिरिक्त ऐसे प्रश्न भी जो कि इस साल परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। अगर आप बोर्ड में अच्छे स्कोर करने के लिए इन सभी प्रश्न और उत्तरों के पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं, तो इस सामने दी जा रहे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये पीडीएफ हमने खास तौर पे बोर्ड के छात्रों के लिए बनाया है, ताकि सभी छात्र इस पीडीएफ का लाभ प्राप्त कर सकें और अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सकें। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम प्रारंभ करते हैं अपना पहला प्रश्न। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हमारा पहला प्रश्न है, विलयन क्या है? ये प्रश्न कभी बोर्ड में डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, लेकिन चूँकि ये बेसिक है, इसलिए इसको बताना बहुत आवश्यक है। हम सभी लोग जानते हैं कि हुँ, हम सभी लोग जानते हैं कि विलेय प्लस विलायक को विलयन कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा मैं आपको देना चाहूँ, तो 2 या 2 से अधिक घटक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं पानी में चीनी घोल देता हूँ, मैं चीनी को पानी में घोल देता हूँ, तो मुझे प्राप्त होता है चीनी का पानी या चीनी का घोल। ये एक एग्ज़ाम्पल है विलयन का। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, किसी भी विलयन के अंदर 2 घटक होते हैं, कम से कम 2 घटक होते हैं। एक होता है विलेय, सॉल्यूट, और एक होता है विलायक, सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय प्लस विलायक क्या होता है, इसकी बात करते हैं हम अगले प्रश्न में। देखिए, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। विलेय क्या है और विलायक क्या है? तो विलेय वह पदार्थ होता है, विलेय या सॉल्यूट वह पदार्थ होता है जो कि विलयन में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, लेस अमाउंट में पाया जाता है। और अगर अधिक सरल भाषा में कहना चाहूँ, तो विलेय वह पदार्थ है जो कि घुलता है, डिसॉल्व होता है, ठीक है? और इसी तरह से विलायक या सॉल्वेंट ये विलयन का वह घटक होता है जो कि विलयन में बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, या दूसरी भाषा में कहना चाहूँ, विलायक वह घटक है जिसके अंदर विलेय को घोला जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें कि विलायक हमेशा विलयन में एक ही होता है, लेकिन विलेय एक से ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि विलेय 1 हो जाए या 2 हो या 3 हो। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं चीनी को पानी में मिला दूँ, इसमें केवल एक ही विलेय पदार्थ है। अगर मैं चीनी को साथ में नमक को पानी में मिला दूँ, तो यहाँ पर 2 विलेय हैं और 1 विलायक है। इसी तरह से अगर मैं चीनी प्लस नमक प्लस नींबू का रस और पानी, इन सभी को आपस में मिला दूँ, तो यहाँ पर भी 1 विलायक रहेगा और 3 विलेय रहेंगे। इसी तरह से हम देख पा रहे हैं कि किसी विलयन के अंदर तो केवल 2 ही घटक हो रहे हैं, किसी विलयन के अंदर 3 घटक हो रहे हैं और किसी के अंदर 4 घटक होंगे। तो इस प्रकार से घटक पदार्थों की संख्या के आधार पर विलयन को हम अलग प्रकार से विभाजित करते हैं। जैसा कि आपको आपके प्रश्न नंबर 2 में दिख रहा होगा। द्विअंगी और त्रिअंगी विलयन क्या होता है? बाइनरी एंड टर्शरी सॉल्यूशन। तो अगर किसी घटक में अगर केवल 2 ही घटक हैं किसी विलयन में, तो इसको हम कहते हैं द्विअंगी।
इसके नाम से भी हमको मालूम पड़ रहा है, द्वि का मतलब दो होता है। अंगी मतलब अंग, घटक या अवयव या फिर कंपोनेंट्स। इसी तरह से अगर किसी विलयन में 3 घटक होते हैं, तो उसको हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं या टर्शरी सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन हमारा बोर्ड और हमारी एनसीईआरटी सीमित रहती है केवल द्विअंगी विलयन के ऊपर। और द्विअंगी विलयन भी बहुत सारे प्रकार के हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विलयन का सांद्रण किसे कहते हैं? तो इसको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझना। याद रखिए, आप हमेशा ही पानी के अंदर, देखिए हम एनसीईआरटी में ज़्यादातर पानी को ही विलायक मानते हैं कि पानी एक बहुत अच्छा विलायक होता है, जो लगभग सभी चीज़ों को अपने अंदर घुल लेता है। तो हम पानी को ही हमेशा विलायक मानते हैं। कहीं-कहीं पर बेंजीन और टॉल्यूइन का भी एग्जाम्पल है, लेकिन फिलहाल हम पानी की बात करते हैं, जल की बात करते हैं। जी, हमेशा हम जल के अंदर किसी ना किसी पदार्थ को घोलेंगे। मान लीजिए कि आपने चीनी घोल दी या आपने ग्लूकोज़ घोल दिया या और भी चीज़ें हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नींबू का रस है या बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी हो सकती हैं। तो ये पानी को छोड़कर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे चीनी है, ग्लूकोज़ है, नींबू है, ये सब कहलाते हैं विलेय। और हम हमेशा जब चीनी को और जल को मिला देंगे आपस में, तो हमको प्राप्त होगा एक विलयन। और इस विलयन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, हम हमेशा इस चीनी की मात्रा को ढूँढते हैं। कि हम पूछते हैं, अगर हमने किसी को चाय पिलाई, तो हम उससे यही कहते हैं कि बताओ चाय कितनी मीठी है? तो यहाँ मिठास का मतलब आता है कि जो चीनी है, उसकी सांद्रता कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है। सांद्रण या कंसंट्रेशन कुछ और नहीं होता, विलेय की मात्रा ही होती है। तो इसको अगर मैं परिभाषित करना चाहूँ, तो मैं बोल सकता हूँ, किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, इसे हम कहते हैं सांद्रण। इस बात को आप ध्यान से याद रखिए कि विलेय विलयन में नहीं घुला होता है, विलेय घुला होता है विलायक के अंदर। लेकिन सामान्य तौर पर हम बात करते हैं विलयन की। इसको आप समझ लें, अगर आपके मन में ये आ रहा है कि सर विलेय को तो विलायक में घोला जाता है, आप बात कर रहे हैं विलयन की। तो विलयन हम जनरली कह देते हैं, क्योंकि विलेय और विलायक को मिलाने के बाद विलयन ही प्राप्त होता है। अब हम जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो किस प्रकार है। एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय और विलायक दोनों ठोस हों। तो ये प्रश्न 2023 में आया है और ये 1 मार्क्स का प्रश्न है। इसका आंसर अगर मैं आपको देना चाहूँ, तो बहुत आसान सा है। यहाँ आपसे पूछ रहा है, एक ठोस विलयन, इसमें आपका विलेय भी ठोस है और आपका विलायक भी ठोस है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिश्र धातुएं। इंग्लिश में कहें तो एलॉय। ठीक है? इस प्रकार से और भी प्रश्न बन सकते हैं। अच्छा, मिश्र धातु का एग्जाम्पल समझना आपको कि अगर हम सोने के अंदर चांदी को मिला दें या सोने के अंदर तांबे को मिला दें, सोना प्लस तांबा, जो ऑर्नामेंट्स आभूषण बनते हैं, उसमें सोने के साथ साथ तांबे की खोट पाई जाती है। अब वो उसकी परसेंटेज होती है। तो वो जो आभूषण आप देख रहे हैं, जो आपकी मम्मी ने चेन पहनी है सोने की या पापा ने अंगूठी पहनी है सोने की, वो सोना नहीं होता, उसमें हल्का सा तांबा भी होता है। तो असल में वही एक ठोस प्लस ठोस का विलयन का उदाहरण है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है विलयनों के सभी प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ ये प्रश्न मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इससे पहले आपने देखा है, ये प्रश्न बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठोस विलयन का उदाहरण जिसमें विलेय विलायक दोनों ठोस हों। तो इसी की तर्ज पे बहुत सारे प्रश्न बोर्ड नए-नए बना के दे रहा है। जैसे कि आप देखते हैं सामने। अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक ऐसे गैसीय विलयन का उदाहरण दीजिए जिसके अंदर
आपका विलेय भी गैस हो और आपका विलायक भी गैस हो, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि हम हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन को मिक्स कर दें, या फिर हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली वायु, जो कि बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। ये पहला प्रश्न इससे बन सकता है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपसे बोल दे कि ऐसे गैसीय विलयन के बारे में बताइए जिसमें विलेय सॉरी जिसमें आपका विलेय द्रव हो और आपका विलायक गैस हो, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, द्रव का मतलब है क्लोरोफॉर्म, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और गैस में हम ले सकते हैं नाइट्रोजन गैस। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल भी है हमारे पास। अगर हम कहें कि हमारा विलेय ठोस हो और हमारी जो विलायक है वो गैस हो। ठीक है। तो इसमें हम किसी एक ऐसे पदार्थ का नाम ले सकते हैं जो कि ऊर्ध्वपातज होता है, जो सीधे ही ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। ठीक है। हम कह सकते हैं कपूर के साथ, क्योंकि कपूर और नौशादर ये ऐसे पदार्थ हैं जो जलाने पर सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चेंज होते हैं। इनके बीच में द्रव अवस्था आती ही नहीं है। ठीक है। तो कपूर प्लस नाइट्रोजन या कोई दूसरी गैस आप ऑक्सीजन भी यहाँ लिख सकते हैं, तो ये ठोस प्लस गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसके बाद मान लीजिए वो आपसे कहता है कि एक ऐसे द्रव विलयन की बात करिए जिसमें आपका विलय गैस हो, आपका विलायक द्रव हो। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोल्ड ड्रिंक्स, शीतल पेय, या फिर समुद्री जल, समुद्री जल में घुली या सिर्फ जल में घुली ऑक्सीजन। अगर आपसे इसे छोड़ के ये पूछ ले जाए, एक ऐसे द्रव विलयन का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें विलय भी द्रव हो और आपका विलायक भी द्रव हो, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पानी में, जल में एथेनॉल, एथिल अल्कोहल। ठीक है। मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे। मुझे पहले इसको रब करना पड़ेगा। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है छठा प्रकार। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि एक ऐसे द्रव विलयन की बात कीजिए जिसमें आपका विलय ठोस हो और आपका विलायक द्रव हो, तो ये एग्जाम्पल तो हम अपने डेली यूज में बहुत देखते हैं, जैसे कि चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस जल। अब हम आते हैं ठोस विलयनों के ऊपर, जो कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 5 में बताया भी था। अब हम 7, 8 और 9 इन सब की बात एक साथ ही कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसे ठोस विलयन की बात कीजिए जिसमें हमारा विलय गैस हो, हमारा विलायक ठोस हो, या फिर हमारा विलय द्रव हो, हमारा विलायक ठोस अवस्था में हो, और लास्ट और अंत जो है इसका प्रकार, हमारा विलय भी ठोस में और हमारा विलायक भी ठोस अवस्था में मिलता हो।
तो गैस प्लस ठोस में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि एक गैस ले लीजिए आप, जैसे कि हाइड्रोजन, और एक ठोस ले लीजिए जैसे कि पैलेडियम। पैलेडियम या प्लेटिनम धातु की सतह पर उपस्थित हाइड्रोजन, ये गैस प्लस ठोस का एग्जाम्पल है, जिसको आप पार्ट 2 में भी पढ़ेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। यहाँ पे आप चाहें तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट ही रहेगा। इसके बाद है द्रव प्लस ठोस। तो द्रव प्लस ठोस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मरकरी का, मरकरी मतलब पारा, प्लस धातु। क्योंकि सबको पता है मरकरी ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो मरकरी प्लस धातु मतलब जिंक ले लेता हूं मैं। ठीक है, जब मरकरी किसी भी धातु के साथ मिलता है तो जो प्राप्त होता है उसको हम अमलगम बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे मरकरी जिंक अमलगम। ये एग्जाम्पल है द्रव प्लस ठोस का। और ठोस प्लस ठोस का एग्जाम्पल तो मैंने आपको प्रश्न नंबर 5 में ही बता दिया था, जो कि है मिश्र धातु। ठीक है, आशा है कि आप सभी लोग ठीक से समझ पा रहे होंगे। हम जंप करते हैं अपने नए प्रश्न पर, जो कि है स्थिर क्वाथी क्या होता है। ये बोर्ड में आया है और बहुत आवश्यक क्वेश्चन है। बहुत बार टीचर्स इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं आपको इसको बता देता हूँ। मान लीजिए क्या आपने दो तरफ को आपस में मिला के विलयन बनाया है, एक द्रव विलयन बनाया है। ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों द्रव स्थिर दाब पर उबलते हों, एक ही दाब पर उबलते हों, तो इस प्रकार प्राप्त विलयन को हम कहते हैं स्थिर क्वाथी विलयन या एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। इसके बाद हम जाते हैं आपके अगले प्रश्न पर। विलेयता किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि आप जल के अंदर चीनी को मिला रहे हैं, लेकिन जल के अंदर चीनी को मिलाने की भी एक लिमिट होगी, एक सीमा होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 500 ml जल है और उस 500 ml जल में आप कितनी चीनी मिला देंगे, तो सवाल इसका जवाब हो सकता है कि हो सकता है कि आप उसमें 100 ग्राम चीनी मिला दें, या 200 ग्राम चीनी मिला दें, या 500 ग्राम। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 किलो चीनी है और 500 ml पानी है, तो क्या आप उसमें चीनी को घुल पाएंगे? नहीं घुल पाएंगे। कि अब चीनी घुलने की जगह द्रव अवस्था की जगह ठोस अवस्था प्राप्त कर लेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जल के अंदर, जल का मतलब विलायक, जल के अंदर चीनी, चीनी कह सकते हैं विलेय। तो विलेय की जो अधिकतम मात्रा है विलायक की निश्चित मात्रा के अंदर, वही कहलाती है विलेयता। ठीक है, किसी विलायक में या विलायक के निश्चित आयतन में, आयतन निश्चित ले रहे हैं इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम विलेय मिला रहे हैं तो हम विलायक ही बढ़ाते जाएं, फिर तो कभी विलेयता की बात नहीं कर पाएंगे। विलायक के निश्चित आयतन या निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की अधिकतम मात्रा। अधिकतम मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने अधिकतम से ऊपर चीनी का एक दाना भी डाल दिया, तो तुरंत आपका वो जो विलयन द्रव अवस्था में बनने वाला था, वह तुरंत आपका ठोस अवस्था प्राप्त कर लेगा। तो अधिकतम मात्रा का मतलब वही है। यहाँ पर मैं आपको साथ में एक बात और समझाना चलूं, जो कि है संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है? अभी अभी आपको मैंने बताया कि विलायक के अंदर हम विलेय तो मिलाते गए और एक समय ऐसा आया कि अब विलेय को और अधिक मिलाना संभव नहीं है। इस पॉइंट पर, इस समय पर उस विलायक के अंदर विलेय की अधिकतम मात्रा उपस्थित है। तो इस समय हमें जो विलयन प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। परिभाषित इसको हम ऐसे कर सकते हैं
कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा उपस्थित होती है, उसे हम संतप्त विलयन कहते हैं, जिसमें अधिकतम विलय उपस्थित होता है। हम जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। और ये सामने आपको आपके स्क्रीन पर जितने भी पद दिख रहे हैं, ये 4 से ज़्यादा बार बोर्ड में आ गए हैं। मूल लता, मूल अंश या मूल प्रभाज, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन या भाग प्रति मिलियन, मूलरता, नॉर्मलता और लास्ट वाला है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। अगर इसके साथ में 1-2 और जोड़ना चाहूँ, तो मैं पीपीएम के साथ-साथ पीपीबी भी जोड़ सकता हूँ और द्रव्यमान प्रतिशत के साथ-साथ आयतन प्रतिशत भी समझा सकता हूँ। ठीक है? हम पहले यहाँ बात कर लेते हैं मूललता की, साथ में मोलरता की और नॉर्मलता की। इन तीनों की बात एक साथ इसलिए क्योंकि ये तीनों के तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं और इनकी परिभाषाएं लगभग एक जैसी होती हैं। तो पहला हमारे सामने है मोललता या मोलैलिटी। इसको हम डिनोट करते हैं, इसका प्रतीक होता है, सिंबल होता है स्मॉल एम। मैं फिलहाल इसको सीधे ही कर रहा हूं परिभाषित। विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार केजी में। ठीक है, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं। विलय के मोल बटे विलायक का भार। ध्यान दीजिए, एक केवल मूलतः ही ऐसी सांद्रता इकाई है जिसमें हम विलायक की बात करते हैं, वरना मोलरता में, नॉर्मलता में, इन दोनों में अधिकतर हम विलय और विलायक की जगह विलयन की बात करते हैं। और हमेशा याद रखें, जब भी विलायक के भार की बात करी जाएगी, विलायक की बात करी जाएगी, तो उसका भार लिया जाएगा केजी में, और जब भी पूछा जाएगा विलयन, तो उसका आयतन नापा जाता है लीटर में। ठीक है? अब मैंने आपसे कहा कि मूलतः क्या होती है, तो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं मूलतः। इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। इसका अगर आप मात्रक लिखना चाहें तो उसको भी स्मॉल एम से दिखा सकते हैं, या फिर मोल प्रति केजी। ये दोनों ही मात्रक ठीक है इसके, लेकिन मोल पर केजी को आप ज्यादा लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं मोलरता पे। फॉर्मूला सेम रहेगा। मोलरता को हम दिखाते हैं कैपिटल एम से। फॉर्मूला इसकी परिभाषा देना चाहूं, तो विलियन के 1000 ग्राम में या 1 किलोग्राम में, सॉरी यहां मुझसे मिस्टेक हो गई है, विलियन के 1000 एमएल में या फिर 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम बात करेंगे मोलरता की और नॉर्मलता की, तो हम इनको नापते हैं आयतन में। इनका आयतन नापा जाता है, जो कि नापा जाएगा लीटर में। ठीक है? इसका अगर हम मात्रक की बात करें, तो इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर। ठीक है? इसके बाद हमारा अगला टर्म है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जहां हम यहाँ लिख रहे थे विलय के मोल, बस इसे ही हमें बदलना है। याद रखिए, हमारा मोल कॉन्सेप्ट बहुत अधिक काम नहीं कर पाता है कभी-कभी, तो उस कॉन्सेप्ट की जगह हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, वो है ग्राम तुल्यांक। तो नॉर्मलता को हम दिखाते हैं कैपिटल एन से और लिखते हैं विलय के
ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। मतलब किसी विलियन के 1000 ml या 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है। अगर इसका मात्रक पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो मैंने अभी आपके सामने मूलता, मोलरता और नॉर्मलता को समझा दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टर्म की ओर, जो कि है मूल अंश, द्रव्यमान प्रतिशत और पीपीएम। तो पहले हम पीपीएम और पीपीबी की बात कर लेते हैं। इनका पूरा नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है। जब भी बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन की, तो यहाँ पर 10 की घात 6 याद रखना है आपको, और पीपीबी में 10 की घात 9 याद रखना है आपको। अगर इन दोनों को परिभाषित करना है तो परिभाषा दोनों की सेम रहने वाली है। और इनकी परिभाषा क्या है? अगर आपने एक मुट्ठी या 10 ग्राम चीनी मिला दी है एक बाल्टी के अंदर, तो अगर आप उस बाल्टी के पानी को पी के देखेंगे तो आपको ये पता नहीं चलने वाला है कि इसमें चीनी मिली है या नहीं मिली है। लेकिन इसके बावजूद भी उसमें चीनी के मोल उपस्थित होते हैं। तो हमको यहाँ मालूम पड़ा कि हमने विलय की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा को विलायक की बहुत ही अधिक मात्रा में घोल दिया है। यहाँ सांद्रता निकालने के लिए मोलरता, नॉर्मलता अ, और मूलतः ये सभी इकाइयाँ पर्याप्त नहीं हो पाती। इसलिए हमें बहुत ही छोटी इकाइयों की आवश्यकता होती है। वही इकाइयाँ हैं पीपीएम और पीपीबी। ठीक है? परिभाषित करना है आपको, तो विलियन के 10 की घात 6 हिस्से में उपस्थित या 1 मिलियन भाग में उपस्थित विलय की मात्रा को पीपीएम कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा है पीपीबी की, विलियन के 10 की घात 9 या 1 बिलियन भाग में उपस्थित विलय की मात्रा को पीपीबी कहते हैं। ठीक है? अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं विलय की मात्रा अपॉन विलियन की मात्रा गुणा 10 की घात 6, तो ये कहलाएगा पीपीएम। और अगर आपने 10 की घात 6 की जगह 10 की घात 9 लिख दिया तो ये कहलाएगा पीपीबी। अब हम जाते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है मोल अंश या मोल प्रभाज। इसको अगर इंग्लिश में आप सुनना चाह रहे हैं तो इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपने चीनी को पानी में मिलाया है, चीनी प्लस जल, इसको आप मिला के प्राप्त करते हैं अपना विलियन। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए आपने चीनी, चूंकि मैंने पहले बोल दिया है, विलेय वह घटक होता है जो कम मात्रा में होता है, मतलब जिसके मोल कम होते हैं। तो यहाँ मैं चीनी का 1 मोल लेता हूँ और जल के 3 मोल लेता हूँ। तो कुल मिलाकर विलियन में कितने मोल प्राप्त हुए? 4 मोल। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये बताइए इस विलियन में इस विलेय के चीनी के कितने मोल हैं, तो आप बहुत आसान से आंसर दे सकते हैं, 1/4 या 1/4। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस विलियन में जल के कितने मोल हैं, तो आप कहेंगे 3/4। अब ये 1/4 या 3/4, अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, 1/1 + 3 और 3/1 + 3, तो यहीं से मोल अंश की परिभाषा निकल के आ जाती है। मोल अंश को या मोल प्रभाज को हम जाई से इंडिकेट करते हैं। तो ये याद रखिए, जिस भी घटक का हम मोल अंश निकालते हैं, जैसे कि मैं विलेय का निकालता हूं, तो हमेशा विलेय के मोलों को ऊपर लिखा जाता है और कुल मोलों को नीचे लिखा जाता है। अगर मैं विलायक के मोलों को निकालना चाहूं, तो विलायक के
मोल ऊपर लिखे जाएंगे और कुल मोल नीचे लिखे जाएंगे। तो अब मैं इसको करता हूं अंत में परिभाषित। किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोल तथा सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, याद रखिए, अनुपात को मोल अंश कहा जाता है। और एक सबसे खास बात है कि अगर आप किसी विलयन में उपस्थित जितने भी घटक हों, उन, जैसे कि मान लीजिए कि सिर्फ दो ही घटक उपस्थित हैं, तो अगर आप उनका मूल अंश निकालें, जीटा ए तो जाई ए जाई बी, तो हमेशा एक होता है। इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मूल अंशों का योग सर्वदा एक रहेगा। ठीक है। अब चूंकि मूल अंश एक अनुपात है, और तो इसकी कोई भी विमा, मात्रक या राशि नहीं होती है। ठीक है। ये विमा रहित होता है, विमाहीन होता है या मात्रकहीन होता है। आशा है आप बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। हाँ जी। अब यहाँ पर आखिरी बचता है आपका मास परसेंटेज या फिर द्रव्यमान प्रतिशत। इससे मैं आपको यही समझा देता हूँ। हमें मालूम पड़ रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है। अगर हम इसके शब्दों पर जाएं तो हमको मालूम पड़ता है कि द्रव्यमान का प्रतिशत। अब सबको पता है कि किसी विलयन को प्राप्त करने के लिए हमने विलय को मिलाया है विलायक में, और ये भी हमें पता है कि हम द्रव्यमान को नापते हैं ग्राम में या किलोग्राम में। अगर विलय ग्राम की बात करते हैं तो विलायक भी ग्राम में ही बात करें, और यहाँ केजी की बात करते हैं तो दोनों ही केजी में बात करें आप। ठीक है। और प्रतिशत हम पढ़ते आए, इसका मतलब होता है 100। ठीक है। तो किसी विलयन में या किसी विलयन के 100 ग्राम में विलय की मात्रा, और विलय की मात्रा याद रखें एमएल में नहीं नापेंगे आप, ग्राम में नापेंगे। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में कही जाती है द्रव्यमान प्रतिशत। अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो मैं लिख सकता हूं विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणा 100। मात्रा मतलब इसका भार ग्राम में, तभी ये कहलाएगा द्रव्यमान प्रतिशत या फिर भार प्रतिशत। और अगर आपने भार की जगह आयतन की बात कर दी, विलय का आयतन एमएल में और विलयन का आयतन एमएल में, तो यह कहलाएगा आयतन प्रतिशत। ठीक है। हम जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि एक एमसीक्यू है। कह रहा है हमसे कि मोलल विलयन वह होता है जिसमें विलय के एक मोल खुले रहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, मोलल का मतलब होता है मोललता, और मोललता की परिभाषा होती है विलय का एक मोल उपस्थित है विलायक के 1000 ग्राम में या फिर 1 किलोग्राम में। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न भी सेम है, मोलर विलयन क्या होता है। ठीक है। मोलर विलयन क्या होता है। हाँ तो बच्चों, हमारे सामने सवाल है कि मोलर विलयन क्या होता है। यह मोलर विलयन वह है जिसमें विलय के एक मोल घुले रहते हैं। तो मोलर का मतलब है मोलरता। और कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि मोलरता का मतलब होता है जिसमें विलय के मोल या विलय का एक मोल उपस्थित होता है विलयन के 1000 ml में या फिर 1 लीटर में। ठीक है। अब अगला प्रश्न है
मोलरता का सूत्र लिखिए। तो ये मैंने आपको अभी ही बताया है कि मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मात्रक नहीं होता? तो कुछ देर देर पहले ही मैंने आपको बोला था, मूल अंश इसका मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अनुपात होगा, अनुपात होता है। ठीक है, मूल अंश या मूल प्रभाज्य। ठीक है। अब हाँ जी, अगला प्रश्न है, किसी विलयन की पार्ट्स प्रति मिलियन सांद्रता क्या होती है? यह हमसे पूछ रहा है पीपीएम, जो कि मैंने आपको बता दी। किसी विलयन में उपस्थित विलय की अति सूक्ष्म मात्रा को भाग प्रति मिलियन कहते हैं, या दूसरी परिभाषा कह सकते हैं, किसी विलयन के बहुत अधिक मात्रा में या किसी विलयन के 1 मिलियन भाग में उपस्थित विलय की मात्रा को पीपीएम द्वारा निकाला जाता है। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चों कम है, जो मैं आपको यही लिख के बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि ऐसी कौन सी सांद्रता इकाई होती है जो तापमान पर निर्भर नहीं करती? क्योंकि तापमान पर निर्भर नहीं करती। तो मैं आपको बता दूं, दो तरह की राशियां होती हैं। एक जो कि तापमान पर निर्भर करती है, और दूसरी जो तापमान पर निर्भर नहीं करती। अब आपको कैसे पता चले कि कौन तापमान पर डिपेंड है और कौन नहीं? तो सबसे अच्छा इसका पता लगाने का तरीका ये है कि आप देख लीजिए किसके फॉर्मूले में अपॉन में आयतन आता है, वॉल्यूम आता है। तो जिसके भी फॉर्मूले में आयतन आता है, जैसे कि मोलरता, नॉर्मलता और नॉर्मलता के साथ साथ हमारा आयतन प्रतिशत, ये तीनों ऐसे हैं